चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना संजीवनी हेल्थ केयर करनाल में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करती हूँ। हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम निदान स्थान का चतुर्थ अध्याय प्रमेय निदान अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। निदान स्थान में 8 रोगों को कहा गया है और इन्हें क्रम से कहा गया है। सबसे पहले ज्वर को कहा गया और उसके पश्चात द्वितीय अध्याय में रक्त पित्त रोग को कहा गया। ये दोनों ही रोग पित्त व्याधि से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी इनमें पित्त दोष विशेषतः प्रकोपित होता है। और इसके पश्चात तीसरा अध्याय गुल्म का कहा गया। गुल्म का मतलब है गोला। जब पेट में वायु का गोला सा बन जाता है तो उसे गुल्म कहा जाता है। गुल्म 5 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे वात, पित्त, कफ और सन्निपातश, जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रकोपित हैं। और इनके अलावा एक और गुल्म कहा गया, वो है रक्त गुल्म। रक्त गुल्म विशेष तौर पर स्त्रियों में होता है, लेकिन ये 5 गुल्म में विशेष तौर पर वायु दोष प्रकोपित होता है। तो इस तरह ये एक वात व्याधि है। इन सब को कहने के पश्चात चतुर्थ अध्याय में प्रमेय रोग के विषय में कहा गया है। प्रमेय सन्निपातश रोग है, यानी इसमें वात, पित्त, कफ तीनों ही प्रकोपित होते हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर पर कफ प्रकोपित होता है। और इनमें भेद भी बताए गए हैं। 20 प्रकार के प्रमेय यहाँ पर कहे गए हैं। कफ से होने वाले प्रमेय 10 बताए गए और पित्त से होने वाले 6 और वात से होने वाले 4। और इनके बारे में अभी हम इस अध्याय में जानेंगे। प्रमेय रोग को साधारणतः हम डायबिटीज मिलाइटिस समझ लेते हैं, लेकिन यह डायबिटीज मिलाइटिस नहीं है, लेकिन यह मूत्र संबंधी रोग अवश्य है। और कोई भी रोग जिसमें मूत्र की मात्रा अधिक हो जाएगी उसे प्रमेय कहा जाएगा। आज हम उसके बारे में ही इस अध्याय में जानेंगे। अब हम यहाँ से प्रमेय निदान की व्याख्या करेंगे। ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था, तीनों दोषों के प्रकोप से 20 प्रकार के प्रमेय उत्पन्न होते हैं और अन्य भी रोग त्रिदोष के प्रकोप से होते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तीनों दोषों का प्रकोप जिस प्रकार प्रमेयों को उत्पन्न करता है, उस प्रकार का हम इस अध्याय में उपदेश करेंगे। कहने का मतलब ये कि प्रमेय सन्निपातश रोग है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित हैं। सन्निपातश रोग और भी हैं, जैसे कि हम उदाहरण से कुष्ठ रोग को समझ सकते हैं। कुष्ठ में भी त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, लेकिन इस अध्याय के अंतर्गत केवल प्रमेय रोग को कहा गया है, अन्य रोगों को नहीं कहा गया है। अब इस अध्याय को आरंभ करते हुए सबसे पहले एक सिद्धांत बनाया गया है। उस सिद्धांत में रोगों की उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति के कारण को समझाया गया है। इस प्रमेय रोग के निदान के वर्णन के संदर्भ में ही निदान यानी जो रोगों के कारण हैं, और दोष भी यहाँ पर 2 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, इनको शारीरिक दोष माना जाता है, और रज और तम, इनको मानसिक दोष कहा जाता है। और दुष्य रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो 7 धातुएं हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इनकी विशेषता से रोगों का न उत्पन्न होना तथा रोगों का उत्पन्न होना, ये भिन्न भिन्न विशेष परिस्थितियां होती हैं। यानी रोग तभी उत्पन्न होगा जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। 3 मतलब निदान, दोष और दुष्य। लेकिन अब रोग उत्पन्न होगा या नहीं होगा, तो ये कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो वो परिस्थितियाँ यहाँ पर 4 बताई गई हैं। पहली परिस्थिति बताई है कि जब निदान, दोष और दुष्य तीनों आपस में इस तरह से नहीं मिलते हैं कि वो रोग को उत्पन्न करें, तो जब वो तीनों मिलेंगे नहीं तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो यह पहली स्थिति हुई कि कब रोग उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरी स्थिति है कि जब निदान, दोष और दुष्य धीरे धीरे विकृत होते हैं
तो अधिक दिनों के बाद वे रोग उत्पन्न करते हैं। यानी जब परिस्थिति इस तरह से बनती है कि ये तीनों धीरे धीरे विकृत होंगे, अब वो जब कारण धीरे धीरे विकृत हो रहे हैं तो रोग भी धीरे धीरे ही उत्पन्न होंगे। यानी ये परिस्थिति जब उत्पन्न होगी तो रोग धीरे धीरे उत्पन्न होंगे। और इसके अलावा तीसरा कहा कि अति अल्प विकृति होने से अत्यंत अल्प लक्षणों के कारण रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब अगर विकृति बहुत ही कम है तो भी रोग उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। और जब निदान, दोष और दुष्य सामान्यतः मध्यम रूप से विकृत होते हैं तो मध्यम रूप का रोग उत्पन्न होता है। तो ये जब मध्यम होंगे तो रोग भी मध्यम ही होगा। तो इस तरह से ये परिस्थितियाँ बताई गई हैं। और अगर रोग मध्यम है तो रोगों के लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से हमने ये देखना है कि किस परिस्थिति में रोग उत्पन्न होगा और किस परिस्थिति में हमें रोगों के लक्षण भी दिखाई देंगे। और इसके पश्चात अब रोगों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है कि किस प्रकार रोग उत्पन्न होता है। और इसमें कहा कि जब ये तीनों मतलब रोग उत्पादक कारण, जिन्हें निदान कहा जाता है, और वातादि दोष और रस रक्त आदि दुष्य, पहली परिस्थिति बताई कि जब ये एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते, यानी ये तीनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं, कारण भी है और दोष भी विकृत हुए हैं, और तीसरी स्थिति है कि दुष्य भी विकृत हुए हैं, लेकिन ये तीनों आपस में अगर एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते हैं, ये तीनों मिलते नहीं हैं, तो भी रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। और बहुत समय बीतने पर जब एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तो ये द्वितीय स्थिति बताई कि ये कुछ समय के पश्चात आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं। और तृतीय स्थिति है कि जब दुर्बल होकर परस्पर अनुकूल होते हैं, तो ये दुर्बल होंगे और फिर एक दूसरे के अनुकूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये पहला कारण कि वो तीनों आपस में मिले ही नहीं तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, और अगर विलंब से ही मिलते हैं तो विलंब से ही रोग की उत्पत्ति होगी। और तीसरी स्थिति है कि जब रोग की उत्पत्ति अल्पंश में होती है तो इसमें रोग के सभी लक्षण नहीं होते। जब रोग कम होगा तो उसके लक्षण भी कम होंगे। तो इस स्थिति में, विपरीत स्थिति में, अर्थात अब ये तीन स्थितियां तब बताई गई जब रोग पूरा उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब कि उसकी स्थितियां इस तरह से हैं कि वो आपस में अनुकूल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो निदान, दोष और दुष्य अगर परस्पर अनुकूल होते हैं तो रोग उत्पन्न होंगे। तो ये पहली स्थिति हुई। और दूसरा, शीघ्र परस्पर अनुकूल होने पर रोग भी शीघ्र होगा। और तीसरी स्थिति है कि तीनों जब प्रबल होंगे तब लक्षणों वाला रोग उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी रोगों के न होने और होने के विशेष कारणों को वर्णित किया गया है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि कब हमें रोग के लक्षण दिखेंगे और कब हमें नहीं दिखेंगे। और तीन परिस्थितियाँ बताई हैं कि या तो वो तीनों आपस में अनुकूल नहीं बैठते, या फिर वो देर से चलते हैं, या फिर वो बहुत कम होते हैं तो रोगों के लक्षण ही नहीं होते। और इसके विपरीत जो बताया कि अगर तीनों ही चीज़ें निदान, दोष और दुष्य आपस में अनुकूल है तो रोग को उत्पन्न कर देंगे, और अगर वो शीघ्रता से आपस में मिल गए हैं तो शीघ्रता से रोग भी उत्पन्न होगा, और अगर रोग बहुत ज़्यादा है तो उसके लक्षण भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से ये उत्पत्ति के क्रम को बताया गया है। अब हम प्रमेय के निदान को जानते हैं। ये तीनों यानी निदान, दोष और दुष्य अपनी विशेषता से कफस प्रमेयों को बहुत शीघ्र उत्पन्न कर देते हैं। प्रमेय में तीनों दोष प्रकोपित होते हैं लेकिन कफ की अधिकता है, तो इसलिए अब यहाँ ये कहा गया है कि प्रमेय के निदान कफस प्रमेय को जल्दी उत्पन्न कर देते हैं। तो कफ के ऊपर विशेष तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है। और अब कुछ आहार विहार बताए जाएंगे कि जिनके अधिक उपयोग से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और विशेष तौर पर पहले शूक धान्य के बारे में कहा जा रहा है। हाइनक ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। जई, चीना, वनकोदो, नेशर
और इटकट, मुकुंद, महाब्रीही, प्रमोदक और सुगंधक, ये सभी शुष्क धान्य है, यानी ये चावल की अलग अलग किस्में हैं। तो उनका अगर अधिक सेवन किया जाएगा तो ये प्रमेह रोग को करने वाले होंगे। और इसके अलावा घी के साथ नई मटर और नए उड़द की दाल का सेवन करना, ये शमी धान्य है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ शुष्क धान्य और शमी धान्य के बारे में ये कहा गया है कि अगर ये नए हैं, नई फसल का अगर हम अधिक प्रयोग में लाएंगे तो ये कफ को प्रकोपित करने वाले होंगे। और ग्रामीण, अनूप और जलेचर पशु पक्षियों के मांसों का अधिक सेवन करना। अब ये जो मांस बताए हैं कि ग्रामीण, अनूप और जल में रहने वाले प्राणियों के, इनका भी अगर अधिक सेवन किया जाएगा तो ये कफ को बढ़ाने वाले होंगे। और शाक के बारे में कहा, यानी जो हरी सब्जी है उनका अगर अधिक सेवन किया जाएगा तो वह भी कफ को बढ़ाने वाला होगा। और तिलकुट और चावल का आटा, तो चावल का आटा यहाँ हम पिष्टी समझ सकते हैं। जब चावल के आटे को बारीक पीस लिया जाता है और फिर उसमें खमीर उठाई जाती है और फिर उससे आगे और द्रव्य बनाए जाते हैं, तो पिष्टी से हम कोई भी आटा समझ सकते हैं। अगर ब्रेड है वो गेहूं के आटे से भी बनी है तो उसकी पिष्टी बनाकर बनाई गई है। तो बिस्किट हैं, बंस हैं, या हम ऐसा समझें कि ये जो चाउमीन्स हैं, ये इस तरह की सारी चीज़ें पिष्टी के द्वारा बनाई जाती हैं और इनका अगर अधिक सेवन किया जाता है तो ये कफ को प्रकोपित करने वाले हैं। और दूध की खीर, दूध और दूध से बने हुए जो उनके खाद्य पदार्थ हैं ये भी कफ को बढ़ाने वाले हैं। इनका भी अगर अधिक सेवन किया जाता है तो ये प्रमेह को उत्पन्न करने वाले हैं। और खिचड़ी, विलेपी और चीनी से बनी हुई मिठाइयों का अधिक प्रयोग करना, तो ये भी कफ को बढ़ाएंगे। और दूध तथा नया मद्य, अब नए मद्य के बारे में भी कहा कि ये कफ को प्रकोपित करके प्रमेह रोग करने वाला है। और ताज़ा दही, ताज़ा दही का यहाँ मतलब है मंदक। जब दही बनाई जाती है अगर वो कच्ची रह जाए तो उसे मंदक कहा जाता है। अगर मंदक का सेवन किया जाता है तो वो कफ को प्रकोपित करने वाली है। और द्रव भोजन, यानी जो हम द्रव पदार्थ का अधिक सेवन करें तो वह भी कफ को बढ़ाने वाला है। मधुर द्रव्य और अन्य नए अन्न का सेवन करना। अन्न द्रव्यों के बारे में विशेष तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जितने पुराने होंगे उतने वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होंगे। और अगर नए आहार द्रव्यों का हम सेवन करते हैं तो वो दोषों को प्रकोपित करने वाले होंगे। और इसमें विशेष तौर पर आगे ये कहा जा रहा है कि शरीर की शुद्धि ना करना, यानी अनहाइजीनिकल कंडीशंस में रहना। जैसे बहुत लोग जो हैं वो नहाने से कतराते हैं, प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, या अगर उनका पेट ठीक ढंग से साफ नहीं होता है, तो इस तरह से अगर शरीर की शुद्धि नहीं होती है तो भी ये रोगों को उत्पन्न करने वाला है। और व्यायाम न करना, तो व्यायाम न करना भी कफ को प्रकोपित करने वाला है। तो अब बहुत से कार्य कुछ ऐसे होने लग गए हैं जिनमें जो साधारणतः हम व्यायाम करते थे वो अब नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हम चलते आजकल बहुत कम है, शारीरिक व्यायाम चलने से भी बहुत हो जाता है, लेकिन आजकल जो हमारे पास सुविधा है, स्कूटर है, कार है, या हम बस है, इस तरह की हम ज़्यादा इनसे ट्रैवल करना चाहते हैं, पैदल नहीं चलना चाहते हैं। बहुत कम डिस्टेंस पे भी हम प्रेफर करते हैं कि कुछ हमारे को वाहन मिल जाए ताकि हम उस वहाँ पर शीघ्रता से पहुँच जाएं। और इसके अलावा हम नंगे पाँव भी नहीं चलते हैं, हमारे घरों के फर्श भी जो है वो पक्के हो गए हैं। तो इस तरह से हमें व्यायाम की बहुत हमारी कमी हो गई है। व्यायाम कम होना भी कफ को प्रकोपित करने वाला है, तो कफ प्रकोपित होगा तो उससे फिर प्रमेह रोग होने का जो ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर शरीर की शुद्धि ना रखना और व्यायाम ना करना ये प्रमेह के कारण बताए गए हैं। और बहुत सोना, लेटे रहना और
बहुत देर तक बैठे रहना, मतलब कि उसमें परिश्रम की कमी है। तो ये भी ऐसा हम मान सकते हैं कि जब भी हम अपना श्रम नहीं करेंगे तो भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है। और अन्य ऐसे कार्य जो कफ, मेद और मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर और भी ऐसे कारण बताए हैं कि कारण कुछ भी हो जिससे कफ बढ़ता हो या फिर मेद धातु बढ़ती हो या फिर मूत्र बढ़ता हो, तो उससे भी प्रमेह रोग उत्पन्न हो सकता है। तो चाहे वह हम आहार द्रव्यों के सेवन की बात कर रहे हैं या हम कुछ क्रियाओं की बात कर रहे हैं या हम ऐसा सोचें कि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा लाइफस्टाइल हम करते हैं कि जिसमें कफ, मेद और मूत्र की मात्रा बढ़ती है, तो वह प्रमेह रोग को उत्पन्न करने में कारण होंगे। तो यहाँ पर ऐसा विशेष तौर पर कहा है। और इसके आगे यहाँ पर प्रमेह दोष में दोष, दूष्य, अधिष्ठान के बारे में कहा है। और दोष सामान्यतः त्रिदोष, वात, पित्त, कफ तीनों होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कफ प्रकोपित होता है। और यहाँ पर जो दुष्य के बारे में कहा, ये इसको विशेषता ध्यान देने वाली बात है। दो तरह के यहाँ दुष्य कहे गए हैं। पहले सामान्यतः कहा गया, और सामान्यता में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेद, रक्त, शुक्र, जल, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और मांस कहा गया है। तो ये 10 यहाँ पर सामान्यतः दुष्य कहे गए हैं। और इन 10 में 6 धातुएं कही गई हैं। रस, रक्त, मांस, मेद। अस्थि को नहीं कहा गया है, मज्जा और शुक्र कहा गया है। तो 7 धातुओं में हम यहाँ पर अस्थि को ना कह के बाकी 6 धातुओं को कहेंगे। और प्रमेह में कफ की अधिकता, यानी यहाँ अब प्रमेह रोग की संप्राप्ति बताई जा रही है कि प्रमेह रोग किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो इन निदान, दोष, दूष्यों के अनेक भेदों के एकत्र होने पर शीघ्र ही कफ प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही अधिक मात्रा में होता है। तो जिस शरीर में कफ प्रकोपित है उसमें अगर निदान, दोष और दूष्य या फिर उनका कोई भेद वहाँ एकत्र होगा तो कफ प्रकोपित होगा, और वह प्रकोपित कफ शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। तो यह उसकी प्रसर अवस्था बताई गई है। पहले संचय होगा, फिर उसके बाद प्रसर होगा। और क्योंकि शरीर कफ के कारण ही शिथिल होता है, इसलिए वह वहाँ पर फैल जाता है। और शरीर में फैलता हुआ वह कफ पहले मेद के साथ मिल जाता है। तो अभी हमने जाना कि दुष्य 10 बताए गए हैं, लेकिन उन 10 दुष्यों में भी मेद विशेष रूप से दुष्य कहा गया है। तो प्रकोपित हुआ कफ पहले मेद धातु को दुष्य बनाता है, और मेद के अधिक रहने से तथा उसके शिथिल होने से एवं मेद के गुणों के साथ कफ के गुणों की अतिशय समानता होने से वह मेद के साथ घुल मिलकर उसे दूषित कर देता है, क्योंकि वह कफ पहले से ही विकृत हो चुका है। तो मेद और कफ ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, इन दोनों की वृद्धि एक जैसे द्रव्यों से होती है। तो दूषित हुआ कफ मेद धातु को दूषित करता है, और उसके पश्चात ये विकृत हुआ कफ दुष्ट मेद के साथ मिलकर शरीर के क्लेद, क्लेद का मतलब है कि जो शरीर में जल अंश है, जल अंश के को भी वो दूषित कर देता है, और मांस में मिल जाता है। तो जल के साथ साथ वो मांस धातु में भी मिल जाता है, क्योंकि क्लेद और मांस अधिक मात्रा में बड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति में जिसमें कफ बढ़ता है, तो कफ से मेद धातु भी बढ़ती है और मेद से मांस भी बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति में मांस और मेद भी बढ़े हुए मिलते हैं, और विकृत होने से वह कफ मांस दोष से मांस में सड़े हुए मांस वाली श्राविका, कच्छपिका आदि पीड़िकाओं को उत्पन्न करता है। तो ऐसी विकृति उत्पन्न होने से फिर वहाँ पर पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जिसमें भी प्रमेह होगा तो प्रमेह रोग में अक्सर पीड़िकाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर वही पीड़िकाओं के बारे में कहा गया है। और वह दूषित कफ शरीर के क्लेद अंश यानी जलीय भाग को दूषित करके मूत्र के रूप में बदल देता है। अब यही जो दूषित कफ है वो जल को भी दूषित करता है, और वही जल जो शरीर के अंदर है वो मूत्र बना देता है। तो इस तरह से मूत्र जो है वो प्रभावित होता है, मूत्र दूषित हो जाता है। और वह कुपित कफ मंशन प्रदेश और बस्ती प्रदेश से उत्पन्न होने वाले मूत्र वह स्रोतों के मेद और क्लेद से भरे हुए भारी मुखों तक पहुंचकर वहां रुक ही जाता है।
तो यहाँ वंशन प्रदेश कहा, वंशन प्रदेश नाभि से नीचे का प्रदेश है। और साथ में बस्ती प्रदेश कहा तो बस्ती मूत्राशय को कहा जाता है। तो नाभि से नीचे मूत्र वह संस्थान है। तो यहाँ कुपित हुआ कफ और साथ में मेद, ये स्रोतों के मुख में अवरोध उत्पन्न करता है। तो मुख में अवरोध उत्पन्न करने से फिर मूत्र स्राव में दिक्कत आती है। तो इस तरह से ये प्रमेह रोग उत्पन्न होता है। और स्वभावतः विकृत होने से प्रमेहों को चिरस्थायी या अस्थायी बना देता है। तो इस तरह से ये प्रकोपित हुए कफ और मेद ये मूत्र संबंधी रोगों को उत्पन्न करते हैं और फिर ये प्रमेह को वहाँ पर स्थायी या अस्थायी मतलब साध्य या असाध्य कर देता है। तो जिस प्रकार अभी हमने देखा कि 3 प्रकार के प्रमेह कहे गए, वात से होने वाले प्रमेह 4 कहे गए हैं, पित्त से होने वाले प्रमेह 6 कहे गए और कफ से होने वाले प्रमेह 10 कहे गए। तो इस तरह 20 प्रमेह जो कहे गए हैं उनमें से कफ से होने वाले प्रमेह को साध्य कहा जाता है और पित्त से होने वाले प्रमेह को याप्य कहा जाता है, यानी ये कष्ट से ठीक होने वाले हैं। और वात से होने वाले असाध्य कहे जाते हैं, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इस तरह यहाँ संप्राप्ति कही गई है। और उसके बाद कफश 10 प्रमेह कहे गए हैं। शरीर का क्लेद कफ और मेद से मिलकर मूत्राशय में जाकर मूत्र बनकर कफ के इन 10 विषम गुणों वाला हो जाता है। तो इसमें जो शरीर का जलांश है वो कफ और मेद से दूषित होता है और उससे वह मूत्र को दूषित करता है। तो ये यहाँ कहा कि जो मूत्र दूषित होगा वह कफ के 10 गुणों वाला होगा। तो यहाँ पर 10 कफ के गुण कहे गए हैं। वो है श्वेत, यानी ये सफ़ेद रंग का होता है, ठंडा होता है, मूर्त है, पिच्छिल है, पिच्छिल का मतलब चिपचिपा होता है, स्वच्छ है, साफ होता है और स्निग्ध चिकनाई वाला, गुरु मतलब भारी है और मधुर मीठा, सांद्र प्रसाद, यानी अगर उसे रखा जाए तो ऊपर उसका स्वच्छ भाग हो जाता है और नीचे जो है वो सेडमेंटेशन हो जाती है, कुछ तलहट पे जम जाता है। और मंद, ये 10 गुण कफ के बताए गए हैं। तो ये 10 गुणों वाला ही मूत्र हो जाता है प्रमेह रोगी में। और इन गुणों में से जिस किसी एक गुण या अनेक गुणों से युक्त मूत्र होता है उसी गुण के समान नाम या गुण संबंधी नाम विशेष से उस मूत्र को कहा जाता है। तो इन 10 गुणों से जो भी गुण वाला मूत्र होगा उसका उसी तरह से नाम रखा जाएगा। यानी जो प्रमेह 20 तरह के बताए गए हैं उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, तो वो नाम इस मूत्र को देखते हुए रखे जाएंगे, वो बताए जाएंगे और उनका आगे विस्तार से बताया गया है। तो 10 प्रमेयों के नाम विशेष जो हैं वो नामों की विशेषता से ये 10 प्रमेय होते हैं। तो विशेषता यहाँ पर कफ प्रकोपित होने से जो 10 प्रमेय हो रहे हैं अब उनके नाम कहे जा रहे हैं। सबसे पहला है उदक में, इक्षु वालिका रस में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में और शीत में, सिक्ता में, शनिर में और अलाल में। तो ये 10 जो नाम कहे गए हैं वो क्यों कहे गए हैं वो आगे बताएंगे। और इसके यहाँ जो 10 प्रकार के कफ कहे गए हैं उसमें ऐसा कहा कि कुछ और आचार्यों ने भी प्रमेय के 20 भेद माने हैं, लेकिन उसमें नाम कुछ अलग हो सकते हैं। तो यहाँ सुश्रुत संहिता में भी 20 प्रकार का ही प्रमेय माना गया है, लेकिन उसमें कुछ कुछ अंतर है। वो अंतर आगे तालिका दी गई है, वहाँ पर हम इसको दोहराएंगे। तो अभी कफश प्रमेयों की साध्यता की बात हो रही है कि कफश प्रमेय क्यों साध्य हैं। समान गुण वाले मेद में संचित होने से और कफ की प्रधानता से, और तीसरा दोष और दुष्य के समान चिकित्सा होने के योग्य होने से ये कफश प्रमेय साध्य होते हैं। तो कफ प्रमेय साध्य हैं, उसके 3 कारण बताए हैं। पहला कारण माना कि ये समान गुण वाले मेद में संचित होते हैं, क्योंकि दूषित हुआ कफ मेद धातु को मुख्यतः दूषित करता है और कफ और मेद ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। इन दोनों की वृद्धि समान द्रव्यों से ही होती है, तो और ये मेद में संचित होता है, तो इसलिए ये साध्य है। और दूसरा बताया कि कफ की प्रधानता से, कफ से होने वाला रोग है इसलिए ये शीघ्र ठीक हो सकता है।
और तीसरा कहा कि दोष और दुष्य दोनों की समान चिकित्सा है। अगर कफज रोग है तो भी वही चिकित्सा देते हैं, और अगर मेदस रोग है तो भी वही चिकित्सा देते हैं। तो चिकित्सा समान होने के कारण भी ये साध्य कहा गया है। अक्सर ये कहा जाता है और चिकित्सा में हम देखते हैं कि जब दोष और दुष्य समान होते हैं तो उसकी चिकित्सा सरल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद बताया गया है कि कफ और मेद दोनों एक जैसे होते हुए भी यहाँ चिकित्सा सरल है और ये साध्य है। इसका कारण ये बताया कि इसमें जो द्रव्यों से हम कफ की चिकित्सा करते हैं उन्हीं द्रव्यों से हम मेद धातु की भी चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह से ये सुख साध्य है, इसकी साध्यता हो सकती है। और हमें आहार विहार अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ही ध्यान देना होगा, तब हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 12 में ये कहा है कि इस संबंध में कफस में प्रमेहों के भेदों के विशेष ज्ञान के लिए ये श्लोक दिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उदक में कहा गया है। उदक का मतलब जल है। कफ के प्रकोप से उदकमयी रोगी यानी जिनके मूत्र जल जैसे हैं उसे उदकमयी कहा जाएगा। तो इसमें कहा कि कफ के प्रकोप से उदकमयी रोगी स्वच्छ, मात्रा में अधिक, श्वेत वर्ण का, शीतल, बिना गंध का एवं जल की तरह मूत्र त्याग करता है। तो मूत्र जो है वो स्वच्छ होगा यानी साफ होगा, कोई गंदापन नहीं होगा, और मात्रा में अधिक होगा, श्वेत रंग का होगा। साधारणतः जो मूत्र है वो कुछ पीलापन लिए हुए है, लेकिन ऐसे रोगी में जो उदकमयी है उसमें जो मूत्र है वो स्वच्छ होगा और श्वेत वर्ण का होगा, और कुछ शीतल होगा, बिना गंध का होगा और जल की तरह ही होगा। तो ये उसके पहचान कर सकते हैं मूत्र को देखकर कि ये उदकमयी है। और इसके पश्चात इक्षु वालिका रस में कहा, इक्षु वालिका गन्ने को कहा जाता है, तो उसी से ही इस रोग का नाम पड़ा है। और जिस रोगी को ऐसा रोग होगा उसको हम इक्षु वालिका रस में ही बोलेंगे। तो कफ के प्रकोप से अत्यधिक मधुर, क्योंकि इक्षु जो है गन्ना है जो मीठा होता है, तो इसमें रोगी का जो मूत्र है वो मधुर होगा, शीतल होगा और कुछ पिच्छिल होगा, तो कुछ गोंद जैसा चिपचिपा होगा और गंदला होगा, और गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग करता है, तो उसे इक्षु वालिका रस में ही कहते हैं। तो ऐसा मूत्र देखकर हम ये जान सकते हैं कि इसमें इक्षु वालिका में रोग है। तो ये इक्षु के रस जैसा जब मूत्र आता है। और इसके पश्चात तीसरा सांद्र में कहा है। सांद्र का मतलब गाढ़ा है। तो इसके कफ के प्रकोप के कारण जिसका मूत्र कुछ समय तक किसी पात्र में रख देने पर गाढ़ा हो जाता है उसे सांद्र में ही कहते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए मूत्र को एक कंटेनर में रख देते हैं, तो वहाँ वो गाढ़ा हो जाता है, रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसे सांद्र में कहते हैं। ये रोग का नाम हुआ, रोगी को सांद्र में ही कहा जाएगा। और सांद्र प्रसाद में कफ के प्रकोप से जब पात्र में रखने पर जिसका मूत्र नीचे गाढ़ा और ऊपर कुछ स्वच्छ रहता है तो उसे सांद्र प्रसाद में ही कहते हैं। अब पात्र में अगर मूत्र को रखा जाए तो उसका नीचे का हिस्सा तो गाढ़ा हो जाए, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो स्वच्छ रहे। अगर ऐसा है तो उसे सांद्र प्रसाद में कहा जाएगा। और इसके पश्चात पांचवा कहा शुक्ल में। शुक्ल का मतलब है सफ़ेद। तो जो पुरुष कफ के प्रकोप से चावल के आटे के समान मूत्र बार बार त्याग करता है उसे शुक्लमयी कहते हैं। तो जब मूत्र सफ़ेद रंग का होगा और ऐसा होगा कि अगर पानी में आटा घोल दिया है, और वो भी इसमें विशेष तौर पर चावल का आटा का है कि पानी में चावल का अगर आटा घोल दिया जाए तो उस समय जो पानी जैसा दिखेगा वैसा ही अगर मूत्र दिखता है तो इसका मतलब वो शुक्ल में है और रोगी शुक्ल में ही है। और इसके पश्चात शुक्र में कहा जा रहा है कि जो पुरुष कफ के प्रकोप के कारण वीर्य की तरह अर्थात शुक्र की तरह या फिर वीर्य मिश्रित मूत्र बार बार करता है उसे शुक्र में ही कहते हैं।
यानी जब शुक्र के जैसा दिखने वाला मूत्र है या फिर मूत्र में अगर शुक्र मिला हुआ है तो उस समय जो हमें दिखाई देता है वैसा अगर है तो फिर उसे हम शुक्र में कहेंगे। और इसके पश्चात आता है शीत में। शीत का मतलब ठंडा है। जो मनुष्य कफ के प्रकोप के कारण अतीव मीठा और अतीव शीत, मतलब उसमें मूत्र बहुत ठंडा होगा और बहुत मीठा होगा, मूत्र बार बार त्याग करता है, उसे शीत में कहते हैं। और इसके पश्चात अगला कहा सिक्ता में। सिक्ता रेत को कहा जाता है। जो पुरुष कफ के प्रकोप से मूत्र में बालू के कण के समान कफ के कणों को त्यागता है उसे सिक्तामयी कहते हैं। यानी जब कफ के दाने आने लगे और वो रेत जैसे लगे तो उसे सिक्तामयी कहते हैं। और इसके पश्चात शनैमयी कहते हैं कि जो पुरुष कफ के प्रयोग से धीरे धीरे बिना वेग के कष्ट के साथ मूत्र त्याग करता है उसे शनैमयी कहते हैं। ऐसे में रोगी धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है, मतलब वो हर समय थोड़ा थोड़ा मूत्र जो है वो त्याग होता रहता है, तो इसे शनैमयी में कहा जाता है। और इसके बाद आता है अलाल में। तो जो पुरुष कफ के प्रकोप के कारण तंतु की तरह बंधी हुई लार से युक्त गोंद की तरह पिछल मूत्र त्याग करते हैं उसे अलाल में कहते हैं। तो जब ऐसा रोगी मूत्र कर रहा है, मूत्र में इस तरह से एक धागे जैसा दिखता है और चिपचिपा दिखता है और लार जैसा दिखता है तो उसे अलाल में कहते हैं। तो ये सभी जो 10 अभिमेय के नाम लिए गए हैं ये सभी कफ से प्रकोपित हुए रोग हैं, यानी कफ दोष प्रकोपित है, अधिकता कफ की है तो ये रोग उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आज हमने कफस प्रमेय के विषय में जाना है। ये 10 प्रकार बताए गए हैं और आने वाली कक्षा में हम 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय और 4 प्रकार के वातज प्रमेय के विषय में जानेंगे। और इनकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए वो भी इसमें बताया गया है, वो भी हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते।